तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो, तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। करेगा वही देश पे राज करेगा, जो वकीलों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। वक्त बदल देंगे। कोर्ट्स में काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेहता जी से कि एक बार अपने साथियों का परिचय करा दें। नमस्कार, मैं डीएन न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं कि आज 30 जारी प्रेस में आके उन्होंने ये एक ऑन द स्पॉट इंटरव्यू अरेंज किया। मेरे साथ बैठे हुए हैं बरनाला जी सीनियर एडवोकेट हैं, साथ एसके मेहता जी हैं सीनियर एडवोकेट हैं, जीसी डोगरा जी हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, और हमारी बार के एग्जीक्यूटिव जो हैं साहिलपुरी वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो भी परिचय करवाएंगे साथियों का। मेरे साथ साहिब है, अनुराग जी हैं और हमारे कुछ साथी हैं, हिमांशु जी हैं, पंकज हैं, हमारे पूज्य जी हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 आखिर ये है क्या और इसमें क्या कुछ है वकीलों के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ये बताएंगे पूज्य कुमार सिंह जो यहाँ पर एडवोकेट हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे। क्या है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। हम तो जो हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं वो तो मांग रहे थे कि अपनी सुरक्षा के लिए कोई बिल आए, लेकिन वो बिल तो आया नहीं। लेकिन एक एडवोकेट्स अमेंडमेंट जो बिल आया है, जो ये बिल में सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल वकीलों के खिलाफ है, चाहे 32(5)A हो, 34 हो, सारे जितने भी सेक्शन हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें वकीलों के खिलाफ हैं। इसमें पहली चीज़ तो यही है, सबसे खिलाफ क्या चीज़ है कि जो 5 व्यक्ति जो होंगे सरकार के, वो हमारे यहाँ जो बार काउंसिल है उसमें अपॉइंट कर दिए जाएंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपॉइंट कर दिए जाएंगे। वो सारी सिस्टम को देखेंगे। पहली बात, जब हम एक जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ऑटोनमस बॉडी है भारत सरकार की, उसके अंदर किसी भी वकीलों के हित की बात जो सरकारी आदमी वो क्या जानेगा, सरकार की बात करेगा। वकील बनने के बाद में वहाँ पर 25 मेंबर होते हैं और 25 मेंबर के बाद फिर आप पहले से भी 2 मेंबर हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 5 हो जाएंगे। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, हमारे जो वकील साथी हैं, आज मैं केस लड़ता हूँ, आपका ये केस लड़ते हैं, कोई वकील साहब किसी के केस लड़ते हैं, इन दोनों केसों को लड़ने वाले वकीलों में से एक व्यक्ति केस जीतेगा और एक व्यक्ति हारेगा। जो हारने वाले का वकील है, जो वकील है उसका जो क्लाइंट है, यदि किसी भी तरीके से ये कंप्लेंट करता है कि भाई मेरे वकील साहब ने मेरा केस ठीक से नहीं लड़ा, अगर वो ये प्रूव कर होता है, मतलब अभी अमेंडमेंट है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ये, तो उसमें हमारे खिलाफ लिखा है कि वकील को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यदि वो कंप्लेनेंट जो इस बात के लिए हार जाता है तो उसको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। पहली बात ये है कि वकील को 3 लाख रुपए देने, क्लाइंट को 50,000 रुपये देने। दूसरी बात, सच और झूठ की कहानी पे आ जाते हैं। आज कोई भी एक FIR, छोटी से छोटी एक FIR हो जाती है किसी के खिलाफ, उसको सुलझाने में 20 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। उन सालों के अंदर वकील जो अगर मान लेते हैं यही ऐसा कुछ हुआ, उसमें FIR का भी है, डायरेक्शन है कि FIR भी हो सकती है वकील के खिलाफ। मान लीजिए ये हो जाता है और हम ये बाद में प्रूव भी कर लेते हैं कि भाई हमारी कोई फॉल्ट नहीं था और हम बिल्कुल ठीक थे, तो 10 साल तो वकील को अपना ही केस लड़ने लग गया। आज हम जो वकालत, हमने जो काला कोट पहना है, ये जस्टिस दिलाने के लिए पहना है और अपना केस लड़ने के लिए नहीं पहना। हमने जनता का केस लड़ना है, लिटिगेंट्स का केस लड़ना है, हमने सरकार के खिलाफ केस लड़ना है, हमने अपना केस नहीं लड़ना। तो पहले तो वो केस के लिए आ जाए, आप अपने लिए अपना केस लड़ते रहो। दूसरा, सारी जो चीज़ें हैं उसमें कोई भी ऐसा कोई सेक्शन, मैं आपको सेक्शन कहें तो मैं अभी पढ़ देता हूँ, मैं बहुत सारे सेक्शन हैं। सर पहले एक बार मैं इस बात पे बात कर लूँ जो आपने अभी कहा कि अगर आपका कोई क्लाइंट केस हार जाता है, जिसकी वकालत आप कर रहे हैं और वो केस आप हार जाते हैं,
तो आपके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है, आपके खिलाफ 3 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है और बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो आपके खिलाफ हो सकते हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, बरनाला साहब आप बहुत सीनियर हैं, आप एक बार हमको ये बताइए, जब कोर्ट में केस चल रहा है और जज उसकी पूरी ट्रायल कर रहे हैं तो उस समय ये पता नहीं चलता है सर कि ये केस को गलत चला रहा या सही चला रहा, ये अपने क्लाइंट को हराने वाला है, गलत कोई एविडेंस क्रिएट किया गया है? जी, मेरा ये मानना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई भी केस चलता है, एविडेंस प्रूव करती है या डिसप्रूव करती है, तो उसका फैसला मेरिट पे होता है। मुवक्किल का ये कह देना कि वकील ने मुझे हराया है या वकील ने मुझे जिताया है, वकील का काम तो केवल कोर्ट के सामने साक्ष्य लाना है और साक्ष्य ला के कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि मेरा केस ठीक है। तो ये एक स्टेज ऊपर ले जाया गया, इसको उसी कोर्ट में तय हो जाना चाहिए था कि वकील साहब केस सही लड़ रहे हैं, गलत लड़ रहे हैं, इसको अननेसेसरी एक स्टेज और ऊपर ले जाके क्या सर आपको लग रहा है कि ये सही किया गया? मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। वकील के साथ तो इतना बिल्कुल गलत होता है। मैं बहुत सारे वकील भाई यहाँ बैठे हैं, केस लड़ते हैं हम लोग, जब जीत पे लगता है कि हाँ जीत के आने वाला है, फीस वकील साहब मांग लेंगे, तुरंत फाइल लेता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि अगर आपके को नया वकील करना है तो दूसरे वकील से एनओसी लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में है ऐसा, सुप्रीम कोर्ट में आपको जब तक प्रीवियस काउंसिल आपको एनओसी नहीं देगा तो वो आप नया काउंसिल एंगेज नहीं कर सकते। मतलब अदर स्टेटों में भी है, गाजियाबाद में भी है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में ऐसा नहीं है, जो जीतने वाला केस आता है, अगर क्लाइंट को लगता है कि हम जीत रहे हैं और फीस देनी पड़ जाएगी, तुरंत नया वकील खड़ा हो जाता है और हमारे जैसे भाई अपना वकालतनामा लगा देते हैं। उसमें वकील की भी गलती रहती है, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन आपको ये बताएं कि ट्रायल में ऐसा पता करना बिल्कुल लगेगा। यदि आपको लग रहा है, देखिए जब एक मैं आपको एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, जब यहाँ पर कोरोना आया तो हमने बहुत सारे लिटिगेंट्स को, या कभी स्ट्राइक होती है तो बहुत सारे लिटिगेंट्स को हम कहते हैं तुम ये काम कर लेना, वो कर देते। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो अपने काम को खुद भी कर लेते हैं, उसको वकील की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब केस का मुकदमा चलता है तो आपको किस डायरेक्शन में आपका केस जा रहा है पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, लेकिन ये कहना कि फीस मांगेंगे वकील साहब और उनके ऊपर एलिगेशन लगाना, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, आप किसी के दामन पे उंगली उठा सकते हैं, किसी के भी दामन घर में। आज एक बात बताइए, मैं 25 साल से वकालत कर रहा हूँ और 25 साल से केस कर रहा हूँ। आप कोई भी एक छोटा मोटा क्लाइंट आए मुझसे कहे कि जी वकील साहब ने केस हार दिया, हार गए, ये तो सिस्टम है, एक जीतेगा एक हारेगा। केस लड़ेंगे तो जीतेंगे भी हारेंगे भी। देखिए 2 चीज़ें और हैं, कोई ट्रायल कोर्ट में, आज ट्रायल कोर्ट में मैं हार गया, आप मेरे खिलाफ FIR हो गई और वही मुकदमा जाके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जीत जाते हैं। होता क्या है, या तो ये डिसाइड होता कि भाई सुप्रीम कोर्ट जब अपील कर देगा, जब फाइनल डिसीजन होगा तब कुछ होगा। अगर आज ही मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो समझाता हूँ, क्योंकि ये तो जजेस की भी है ना, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारे जजेस के खिलाफ ये वर्डिक्ट आता है कि जो यहाँ पे सजा करते हैं हाई कोर्ट उसे एक्विटल कर देता है, जो हाई कोर्ट उसे एक्विटल करता है उसे सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट कर देता है। तो सिस्टम तो लास्ट तक चलेगा ना। लेकिन आज आप ट्रायल कोर्ट के अंदर मैं केस हार गया, उसी बिना पर मुझे आप फांसी चढ़ा देंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो सर एक चीज़ यहाँ ढूंढा कि यदि कोई लिटिगेंट है, यदि किसी भी मुकदमे में वो केस हार जाता है तो वो अपील ना करके वकीलों पे नकेल कसे और वकीलों की कंप्लेंट करे और कंप्लेंट में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके आगे प्रोसीड करे। ये नूरा कुश्ती सरकार की तरफ से है, सिर्फ इसलिए कि वकीलों की आवाज़ दबाई जाए, वकील अपनी बात प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर ना कर पाए और वकीलों की जो आपस में यूनिटी है वो बाइफरकेट हो। इस माध्यम से ये सरकार ने एक नया रास्ता ढूंढा था, जिसमें ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर बार काउंसिल के जो भी हैं उनके ऊपर सरकार जो है नॉमिनेट कर देगी 3 आदमी 4 आदमी, और वो कमेटी जो है पूरा मॉनिटर करेगी और डायरेक्ट करेगी। साथ साथ जब ऑलरेडी हमारा एडवोकेट एक्ट है, इंडिपेंडेंट जो है इसकी आइडेंटिटी है, तो गवर्नमेंट का दखल नहीं होना चाहिए इसके अंदर, पहला। दूसरा, ऑलरेडी इतने प्रोविजंस हैं CRPC में भी, CPC में भी डैमेजेस के, अपना केस प्रूव करे और कंपनसेशन ले। वकील कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। समस्याएं वकील के साथ इतनी ज़्यादा है क्योंकि एक तो कोर्ट में जाके खड़ा हो, लड़ाई लड़े अपनी,
उसके बाद अपने ही मौके से लड़ाई लड़ने के लिए एक नया रास्ता गवर्नमेंट ने निकाला था, केवल वकीलों की आवाज़ दबाने के लिए। इस जो नया प्रपोज अमेंडमेंट बिल है, इसमें किसी वकील से कोई सजेशन नहीं, किसी एसोसिएशन का कोई कोऑपरेशन नहीं, डायरेक्ट ये प्रपोज अमेंडमेंट बिल आ रहा था। हार के सरकार ने ये विड्रा किया है। इस विड्रॉल का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए डिबेट कर रहे हैं, तो हमारा बेसिकली इशू क्या है? एक हमारा जो एक्ट है जिसके तहत एडवोकेट हम एनरोल्ड होते हैं, एडवोकेट एक्ट 1961, एक एक्ट के तहत जो हम सारे एडवोकेट हैं, हमारे को जो डिग्री दी जाती है, हम लॉयर बनते हैं, हम केस लड़ते हैं, एक वो एक्ट है। उस एक्ट को अमेंड करने की कोशिश करी गई, वो एक प्रपोज्ड बिल आया जिस बिल का नाम है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025। अब इस बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें अमेंड करी जा रही थी, जो अमेंड करी जा रही थी उसमें से सबसे पहले तो उसकी सेक्शन जो डेफिनेशन होती है उसकी, जो कि लीगल प्रैक्टिशनर कौन होगा, ठीक है, इसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस लाया। पहले लीगल प्रैक्टिशनर में हमारे नॉर्मल एडवोकेट्स, ठीक है, हमारी लीगल आइडेंटिटी हम ही लोग थे। अब इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड करके जो है इसके अंदर फॉरेन लॉयर इन फर्म्स उनको लेकर के आ रहे हैं। अब फॉरेन लॉ फर्म्स आएंगी तो यहाँ उनको राइट मिलेगा यहाँ पर प्रैक्टिस करने का, एक इशू ये है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके अंदर एक डेफिनेशन सेक्शन 21I में अमेंड की गई, जिसके अंदर एक मिसकंडक्ट का सेक्शन अमेंड किया गया, वो लेकर के आए। अब वो मिसकंडक्ट का क्या है कि मिसकंडक्ट एडवोकेट क्या मिसकंडक्ट करता है, और मिसकंडक्ट की डेफिनेशन क्या बताई जा रही है कि जो एडवोकेट उसका स्टैंडर्ड माना जाता है और वो एडवोकेट जो है अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करता तो वो मिसकंडक्ट में आ गया। तो अब क्या माना जाता है, क्या डिटेल, उसका कोई ब्यौरा नहीं। ये जो जितने भी हमारे वकील भाई जो मेरे सीनियर्स ने आपको बताया, वो सारा इस मिसकंडक्ट के अंदर फॉल हो रहा है। अब अगर हम कोई भी केस, मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, अगर हम कोई भी केस हारते हैं, मतलब हम अपने क्लाइंट का केस हारते हैं, तो उसमें जजमेंट क्या आती है? जजमेंट आती है द प्लेंटिफ हैज फेल्ड टू प्रूव हिज केस। तो अगर वो अपना केस को हार रहा है तो उन्होंने तो वर्डिक्ट आ गया कि वो प्रूफ करने में सक्षम नहीं रहा, तो वो सीधा लायबिलिटी एडवोकेट के ऊपर आती है कि एडवोकेट जो है अपने केस को प्रूफ कर नहीं पाया, तो क्लाइंट के पास सीधा राइट आ जाता है कि एडवोकेट के खिलाफ एक्शन ले ले। तो वो मिसकंडक्ट के अंदर फॉल हो गया। तो ये जो है ना, इसको हमने सबसे बड़ा इशू यही था कि हमें मिसकंडक्ट से हटाना था। अब हम इसके अलग इशू पे आते हैं। एक सेक्शन 35A जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये वो था कि वकील जो भी अपना स्ट्राइक करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या जुडिशरी के अगेंस्ट में कोई भी उनकी नाराजगी होती है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, और वो हमारा राइट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अंडर आर्टिकल 19 में हमें राइट दिया हुआ है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अब वो हमारे को इस सेक्शन के तहत बाउंड करना चाहते हैं कि कोई भी वकील स्ट्राइक पर नहीं जाएगा। अगर वो स्ट्राइक पे जाता है तो उसमें सेक्शन 35 क्लोज E के अंदर उसको पनिशमेंट है कि वो मिसकंडक्ट में फॉल होगा और उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी 3 साल तक की। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे ऐड करे जा रहे थे जो कि ये एडवोकेट को इतना बाउंड कर देता कि जो फ्रीली एक एडवोकेट अपने क्लाइंट का केस लड़ता है वो उस केस को लड़ ही नहीं पाता। इसके अलावा जो वकील हमेशा जो है एक नॉर्मल पब्लिक की आवाज़ बनता है, एक गवर्नमेंट की आवाज़ बनता है। कोई गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है तो उसको उजागर करने में सबसे आगे वकील होते हैं। अगर वकीलों को प्रोटेस्ट का ही राइट खत्म कर दिया जाएगा तो जो सरकार बनने से लेकर सरकार चलाने तक का जो सफर है वो कोई भी तय नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे ही डॉक्टर्स के खिलाफ भी एक बिल आई थी जिसका ये रिपीटिशन है। उस बिल का नाम था हॉस्पिटल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्शंस बिल। उस बिल में डॉक्टर्स को भी स्ट्राइक का राइट खत्म कर दिया था और डॉक्टर की एसोसिएशंस का भी राइट खत्म कर दिया था, और गवर्नमेंट के नुमाइंदे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उसमें बिठा दिए थे। परंतु डॉक्टर ने उस टाइम प्रोटेस्ट करके इस बिल को ख़त्म किया था। अब वकीलों के साथ भी ऐसा ही ये बिल जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो प्रपोज्ड है 2025 वो लेके आए। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि बिल लाना भी है तो सबसे पहले जितनी बार एसोसिएशन हैं, जितनी बार काउंसिल्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव की एक मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास करके एज पर लॉ इसको आगे इनको प्रोसीड करना चाहिए। ये बिल सिर्फ और सिर्फ वकीलों की यूनिटी को ख़त्म करने के लिए लाया गया, जिससे कि वकील कुछ भी ना कर पाए। एक तरह से वकीलों को पाबंद कर दिया गया कि आप काम इस तरीके से करेंगे जिस तरह के तरीके से सरकार कह रही है, आप अपने तरीके से नहीं करेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में था कि जो आपने बताया
उस पर जैसे मान लीजिए क्रिमिनल केस होता है और एक मुजरिम पकड़ के लाते हैं, उसको जेल भेज दिया जाता है, 3-4 साल वो जेल में रहता है, उसकी जमानत नहीं होती है, फिर 10 साल 15 साल केस चलता है जमानत के बाद भी, 20 साल के बाद ये होता है कि सबूतों के अभाव में बरी हो गया। तो मेरे दिमाग में ये था कि क्या पुलिस वाले ने कोताही नहीं की थी सबूत इकट्ठा करने में और केस को बनाने में, फ्रेम करने में, चार्ज फ्रेम करने में। उसको जज ने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर किसी तरह का बिल इस तरह का नहीं ला रही है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको इसके ऊपर कुछ बोलेंगे सर? बिल्कुल, ऐसा आपने अनेकों बार सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो दिल्ली की तिहाड़ जेल, क्या पूरी जेलों के अंदर कम से कम 70% ऐसे इनोसेंट बंदे होंगे जो इनोसेंट होंगे, जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने अगर कोई छोटा सा एक्ट भी किया है ना, तो पुलिस एक वर्कआउट करती है। कोई केसेस होते हैं ना, एक चेन निकालती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो बाइक चोरी होती है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, बहुत सारी बाइकें जो लोग एंटी जो ऑटो थेफ्ट कुछ उनका ATS बोलते हैं उसको, उनके पास इकट्ठी होती है, वो मिल जाती है बाइकें, इकट्ठी करते रहते हैं। और जब एक आदमी कोई पकड़ा जाता है तो उस पर पता नहीं 50 FIR खोल देते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा गैंग था जो पकड़ा गया, दावे के साथ कहते। और इस बात के लिए मैंने मतलब पर्सनली भी मैं कर चुका हूँ एक पुलिस वाले के खिलाफ। उसको SHO को अपना CCTV जलाना पड़ा था, कोई किसी बंदे के खिलाफ इतनी FIR कर दी। होता क्या है आज की डेट में ये काम, तो देखिए कहाँ से क्लियर होती है फाइल। पुलिस के केस में पहले उसे PP देखते हैं, उसके बाद वो फाइल पुलिस जज साहब के पास आती है। वो जज साहब उस समय चाहें तो चार्ज के समय भी उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो कोर्टें हैं, चाहे कोई भी कोर्ट हो, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, कि चार्ज पर डिस्चार्ज करने का जो बल आमदा होना चाहिए जज को कि भी हाँ मैं डिस्चार्ज कर दूं, ऐसे जज बहुत कम है जो इतनी वो रखते हैं वो हिम्मत कि चार्ज पे अगर केस नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज कर दें। वो आखिर तक ट्रायल चलाएंगे 15 साल बाद वो गला बरी हो जाता है, लेकिन उस पुलिस वाले के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसी भी ऑर्डर के अंदर एग्जाम्पल 1% भी नहीं होगा जिसमें उस ऑर्डर की कॉपी को DCP के यहाँ भेजा जाए या CP के यहाँ भेजा जाए और उसमें लिखा जाए कि इसके कारण इस बंदे की इतने साल खराब हुए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखा दिया जाता है कि भाई उसने मर्डर कर दिया। अभी आया कल परसों मैं देख रहा था नीतिपर में 6 आदमियों के मर्डर के केस में बंदा जेल में चला गया। आप एक बात समझे, तो 6 आदमियों के मर्डर के केस में बंदा चला गया, उसकी लाइफ खत्म। एक और भी अभी थोड़े दिन पहले देखा था, कितने साल बाद वो बरी हुआ, लेकिन जब बरी होने का क्या फ़ायदा रह जाता है। और वो लोग जो बरी होके आते हैं ना, उनके अंदर इतना जज्बा नहीं होता कि उनके अंदर देख चुके होते हैं, वो भी उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड नहीं। वो कहते हैं हम छूट गए, बच गए, इतना ही काफ़ी है। तो लेकिन होना चाहिए, आपके आज की डेट में होना ये चाहिए कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे पास जो मुलजिम आता है हम उसकी पैरवी करते हैं, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है, लाइबिलिटी है हमारी, हमारा काम है उसको करना। लेकिन ये नज़र में हमको भी पता लग जाता है कि दोषी है या नहीं। लेकिन कोर्ट को इतने साल बाद अगर वो दोषी होने के नहीं होता है, उसके खिलाफ जिस बंदे के कारण उसने इतना सारा सफ़र किया वो होना चाहिए। और अभी तो एक और भी जजमेंट आई थी करण वाली जो जजमेंट, उसमें क्या जजमेंट कहती है, वो तो प्रोसिक्यूशन से आपके दूसरी तरफ से भी है, उसी चीज़ में अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो जजमेंट है करण सिंह वर्सेस स्टेट, दिल्ली स्टेट की, उसके अंदर वो पैसा रिकवर करती है जो कोर्ट ने, जो जज साहब ने, मतलब जो कोर्ट का टाइम खराब हुआ, जो पैसा लगा वो रिकवर करती है। आप बताइए जस्टिस देना किसका काम है? कोर्ट में केस लड़ना, लिटिगेशन करना किसका काम है? क्या वो जो मुलजिम है जो जेल में 10 साल से 20 साल से जेल में, क्या पैसे देगा? तो वो सिस्टम है। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने अभी उस पर स्टे कर दिया है, तो जजमेंट अब लागू नहीं है। लेकिन अदरवाइज उसमें ये था अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी रिकवरी कर ली जाएगी, जो कोर्ट मतलब स्टेट ने पैसे खर्च किए। तो ये तो बुलडोज़र वाला सिस्टम जो था उसी टाइप का एक दूसरा सिस्टम है, बुलडोज़र वाला। तो फाइनली मैं ये जानना चाहता हूँ पूरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो अमेंडमेंट बिल आया, मुझे तो इतने अभी तक के बहस में ये समझ आई बात कि इसकी ज़रूरत थी ही नहीं।
आपको लगता है इसकी ज़रूरत थी या इसके अलावा कुछ और चीज़ आप चाहते हैं? नहीं, इसकी हमारी जो डिमांड थी गवर्नमेंट से, वो डिमांड भी यही थी कि अननेसेसरी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बिना सलाह मशवरा किए आप एक बिल हमारे ऊपर थोप दें। जैसे कि अभी पूज्य जी ने बताया कि हम प्रैक्टिस करते हैं, ज़मीनी स्तर पे प्रैक्टिस कौन करता है? एक नॉर्मल वकील करता है। आप उन नॉर्मल वकील का जाने तो सही कि वहाँ उनके साथ क्या कमी है और क्या है। सरकार जो भी लॉ लाती है या फिर कोई एक्ट लाती है, कोई बिल लाती है, तो वो हमारे जो है हमारे को प्रमोट करने के लिए, हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए लाती है। ये इसलिए नहीं लाती कि उनको ओवर बाउंड किया जाए, तो हम इसकी नेसेसरी थी ही नहीं। इसीलिए सरकार ने जो है इसको जो है अनकंडीशनली वापस लिया है और ये वायदा किया है कि जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन फ्यूचर उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा करके इसको दोबारा लाएंगे अगर लाते हैं। तो चलिए इससे ये समझा जाए कि ये प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, एंटेंगलमेंट एक्ट। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपके हिसाब से कुछ आप ऐसा चीज़ चाहते हैं क्या? कोई आपके दिमाग में है कि कुछ ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों के लिए होना चाहिए? बिल्कुल हमारी डिमांड जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की थी, है और रहेगी। मजे की बात यह है कि डॉक्टर्स को डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट मिल गया। डॉक्टरों का तो पेशेंट के साथ वास्ता पड़ता है, तीसरे आदमी के साथ वास्ता नहीं पड़ता। वकील को सांपों के बीच में रह के चंदन के पेड़ की तरह रहना होता है, परंतु फिर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं। वकील जो है अपनी मर्यादा में रह के सारे काम करता है, जो सो कॉल्ड क्रिमिनल सोसाइटी के होते हैं उनसे डील करता है। तो आज नीड ऑफ द आवर जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है और सरकार की जो लाल फीताशाही है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा वकीलों का आंदोलन जारी रहेगा। वकील इसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और वकील प्रोटेक्शन एक्ट जिंदाबाद, वकील प्रोटेक्शन एक्ट जिंदाबाद। तो इस बात को लेके वकील प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी डिमांड थी, है और रहेगी और हम इस पर काम करते रहेंगे। वकील प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आपको चाहिए और वकील प्रोटेक्शन एक्ट इस अमेंडमेंट बिल में जो अभी तक बहस हुआ इसमें प्रोटेक्शन का तो मुझे कुछ दिखाई नहीं। जो भी बातें आई वो ये आई कि कैसे वकील फंसेगा, कैसे इसको फंसाया जाए। अगर और दूसरी बात ऐसा कुछ है सर कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप गारंटी देंगे कि ये जो क्लाइंट है आपका ये हारेगा नहीं, ऐसा कुछ है? कोई भी वकील ये गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई गारंटी देने वाला कोई काम करता है ना वकील, वो गलत है। मेरा एक एडिशनल सवाल ये है सर, मान लीजिए कि उसका केस ही ऐसा हो कि वो जीत ही नहीं सकता, आपको प्राइमा फेशिया दिख गया कि एकदम ही तो खराब ही केस है, तो आप केस नहीं लेंगे, ऐसा कोई एक्ट में है? देखिए हमारा जो प्रोफेशन है ना उसमें हम मना नहीं कर सकते। हम उस आतंकवादी का भी केस लड़ते हैं, मोहम्मद कसाब का, वही मैं एग्जाम्पल देने जा आतंकवादी का भी रहा केस लड़ते हैं जिसने हमारे देश में तो वो हारा वो अलग है। हमने हार और जीत नहीं किया। हमारा काम है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना। मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूंगा एज ए लॉयर। मैं कुछ गारंटी नहीं देने को मुझसे बचाऊंगा। नहीं, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर ऐसा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं। चीज यहाँ जज के चेंबर से उठ के ऊपर कैसे चला गया, यही डिसाइड होना चाहिए था। गलत हुआ कि सही हुआ वो तो जज को ही फैसला करना था। अगर इतना गलत हुआ था तो वहीं पे डिसाइड करते ना कि क्या करना है। ये वहाँ से अमेंडमेंट बिल लगा के कि आपको 3 लाख का फाइन हो जाए, वो कौन सा कानून है? तो गलत है। तो सरकार ने वापस लिया है। वो प्रपोज था, अभी हम लागू नहीं किया, प्रपोज है। वो उसमें संसद में बहस होनी थी, लेकिन जिस बिल पे मतलब जिस बिल को हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, हमसे बिना पूछे बना। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, कोई भी अगर आपने कोई भी कानून बनाना है तो जनता से उससे राय किसी भी कानून के लिए आता है कि भाई आप अपने सजेशन दो। इसमें तो कोई सजेशन ही नहीं मांगा। जैसे सरकार ने किसानों के खिलाफ पास कर दिया, ऐसे बहुत सारे जो बिल हैं बिना किसान जो सरकार है, ये जो सरकार है ये बस पास कर देती है चुपचाप से। वही उसी तरीके से चुपचाप से पास होने वाला था, लेकिन ये वकीलों के खिलाफ था। वकील कम्युनिटी जब उठती है, खड़ी होती है, तो सरकारें बदल जाती हैं। इस देश की नहीं, इस देश को आज़ाद कराने वाले गांधी जी थे। इस देश को जो वकील कम्युनिटी थी। पाकिस्तान में भी अभी तख्ता पलट हुआ था, वो भी वकीलों ने किया था। तो वकीलों से टकराने का मतलब ये कि आप डायरेक्ट लड़ाई लड़ें। और हम भी जानते हैं हम सरकार से लड़ रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि सरकार से अगर हम लड़ाई होगी तो जी कम्युनिटी की, वकील कम्युनिटी की होगी। इससे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप इस बात को पक्का मतलब
बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि आप लोगों से सजेशन नहीं लिया गया था? आपके तो काउंसिल, बार काउंसिल बहुत सारे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट वाले से ले लिया हो, सवाल कुछ कर लिया हो, आपको कुछ है आइडिया? अगर सर हमारी किसी भी स्टेक होल्डर से सजेशन ली होती तो अपने ऊपर कोई भी, हमारी जो देखिए बार काउंसिल जो है ना इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर 3 लोग या 5 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के थोपने, ऐसा कोई स्टेक होल्डर नहीं कहेगा कि हमारी जो ऑटोनोमस बॉडी है वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने लगे। तो किसी भी स्टेक होल्डर से अगर लिया होता तो ये देश भर में ये जो विरोध हो रहा है ये होता ही नहीं। अभी बार काउंसिल इलाहाबाद बार काउंसिल ने, हमारी संडे को मीटिंग थी सारी पूरी इंडिया की स्टेट बार काउंसिल से इसके विरोध में, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने हमारी बात को मानकर वापस ले लिया। यही हमारी मांग थी, अगर ये वापस नहीं लेते तो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। आपको लगता है कि सब लोग आपस में पहले मिल के बैठे होंगे और ये चीज़ आप लोग तय कर लिए कि आप लोगों ने कोई सजेस्ट नहीं किया था गवर्नमेंट को? ऑफिशियल हमारे BCI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया और एक लेटर गवर्नमेंट को लिखा जो उन्होंने है कि मैं इस बिल को पूरी लोअर कम्युनिटी अपोज करती है और इस बिल को वापस लिया है। BCI का जो चेयरमैन है हमारा ऑफिशियल स्पोक्समैन भी है और अथॉरिटी भी है। BCI के चेयरमैन ने और डिफरेंट बार, सारे बार एसोसिएशन में इस इशू पे कोई भी विरोध नहीं था, एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। सब लोग इस एक्ट के, इस बिल के विरोध में थे और सब ने मिल के आवाज़ उठाई तो गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े, उसको विड्रॉ करना पड़ा। चलिए, अब आप लोग को उम्मीद तो होगी कि अब नया जो अमेंडमेंट बिल आएगा उसमें आपकी सलाह भी ली जाएगी और सब कुछ किया जाएगा जैसा आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके अंदर वो चीज़ें भी डाली जाएंगी। ये उम्मीद तो है ना आपको? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, नहीं तो फिर दोबारा वही हाल होगा। तो दोबारा से तैयार है, हमने तो सर पे बांध एक तरीके का कफन। हम देखिए, मैं इस बार का मेंबर एग्जीक्यूटिव, तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे जो सीनियर है, जो चाहे बार काउंसिल हो, चाहे बार और मतलब बार काउंसिल दिल्ली हो, बार काउंसिल इंडिया हो, हमारी सारी बारें हो, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने वकीलों का राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर हम अपने ही राइट ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो दूसरे का केस कर लेंगे। आज हमारे दिल्ली के वकीलों के साथ एक छोटी सी मुलाकात और छोटी सी बातचीत जिसमें आपने सुना कि वकीलों का जो अमेंडमेंट बिल 2025 था उसका क्या हुआ, वो क्या था और क्या उसमें वकीलों के साथ किया जा रहा था, जो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके साथ अन्याय हो रहा था और जो सही नहीं था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, जो अन्याय था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। इनका कहना है कि जो उस अमेंडमेंट बिल में जो भी चीज़ें रखी गई थी, जो प्रपोज किया गया था, वो वकीलों के साथ एक अन्याय था और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। क्योंकि वकील तो केस लड़ेगा, हारे या जीते इसकी परवाह नहीं करता है। तो वकील आज भी डटे हुए हैं। मैं सिर्फ यहाँ एक छोटी सी चीज़ के साथ इस डिबेट को क्लोज करना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों काफ़ी सारे इस तरह के प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन और आंदोलन वकीलों का देखा। मैंने EVM को लेकर देखा, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हो रही थी उसमें देखा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ देखा, बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे हमने सब, लेकिन कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चले गए और कोई चीज़ सुधरा भी नहीं। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना गारंटी देंगे क्या आपकी, आप लोग इसमें झुकेंगे नहीं, लगे रहेंगे और ये आंदोलन आपका तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आपको रिलीफ ना मिले? बताइए, आप तो बार काउंसिल के हैं। मैं भारत सर, देखिए आपने कहा कि कोई भी आंदोलन जो है झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हमने पिछले सोमवार से स्ट्राइक कर रखी है। आज हमारी 6 दिन स्ट्राइक चली और हमारी स्ट्राइक किस बात पर जाकर के ख़त्म की गई, जब हमारे को अपना लॉ मिनिस्टर से लेटर आया और उन्होंने कहा हम इस जो भी प्रपोज बिल है हम इसको वापस लेते हैं। इन फ्यूचर इस बिल को हम कभी भी लाएंगे तो जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स यानी कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेक होल्डर्स यानी कि हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, स्टेक होल्डर यानी कि हमारी बार एसोसिएशन दिल्ली की और सारी देश भर की, इनके स्टेक होल्डर्स जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके साथ बैठ करके सजेशन करेंगे और तब जाकर के अगर कोई ऐसे बिल की नीड होगी तो उसको लेकर के आएंगे। अगर इसके अलावा अगर दोबारा से इस चीज़ को होता है तो ये देख चुके हैं वकील सड़कों पर, अभी तो सिर्फ 2 से 3 दिन सिर्फ दिल्ली का वकील का गुस्सा सड़कों पर आया था, उसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा पहले भी था और अब भी है। अभी हमारी एक डिमांड और है,
जो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी बहुत ही ज़रूरत है। देखिए क्या है कि कोई भी वकील केस लड़ता है तो क्रिमिनल लॉयर्स के लिए ये ज़्यादा परेशानी है कि क्या होता है कि जो जिसके अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं अगर किसी के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ तो उसको सजा हो जाती है, तो वो जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है उसको दुश्मन ना मान करके जो वकील जिसने सजा कराई या फिर जिसको बरी कराया, तो जो दूसरी पार्टी है वो वकील को ही दुश्मन लेने लगता है। और अब क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी सोच ये होती है कि किसी न किसी तरीके से जो है उस वकील के ऊपर ही हार्म करा जाए। तो उसको देखते हुए, और आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में या 1 साल से आप देखते आ रहे कई एडवोकेट्स की, ठीक है, ऑन सड़क पे किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, कैसे न कैसे किसी बुरी तरीके से मर्डर किया गया। तो इसके लिए जो है ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ही ज़रूरत है और इसके लिए हम लड़ेंगे। हमारी एसोसिएशंस ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है, हमारी बार काउंसिल ऑलरेडी काम कर रही है और इसको हम अगर इस चीज़ के ऊपर अगर हमें दोबारा से अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना पड़ा तो हम इसमें चूकेंगे नहीं, बिल्कुल बढ़ाएंगे। इकट्ठा रहने का तो सर ने बता दिया कि ततैये का जो छत्ता है उस तरह से है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेढक वाला एग्जाम्पल नहीं क्रिएट करेंगे। कभी किसी से हमने कहा 1 किलो मेढक तौल दो, तो तौलने लगा तो 10 उधर भाग गए, जब तक उस 10 को पकड़ के लाया तो 10 इधर भाग गए। तो कम से कम ये वाली नौबत नहीं आएगी और आप लोग ततैये के छत्ते की तरह डटे रहेंगे और आप अपने बोलना ये ज़रूरत इस एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 की नहीं थी, उससे ज़्यादा ज़रूरत हम सभी एडवोकेट्स को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की थी। इंस्टेड ऑफ दिस कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से हमारी डिमांड्स पर तो हमारी कोई भी चीज़ों को नहीं उठाया लोकसभा में या कंसर्न विधानसभाओं में बिल लेके आए प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इंस्टेड इनको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए या इन लोगों को किस तरीके से मतलब एडवोकेट्स को बेसिकली कंट्रोल कैसे करें। इवन हम तो वैसे ही कर सकते हैं, जो भी एडवोकेट बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़कर ही आता है, तो अपने राइट्स बखूबी सबसे ज़्यादा वेल वो तो लॉ स्टेब्लिश्ड पर्सन है या लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लॉ के अंडर ही काम करता है। इंस्टेड ऑफ इनको किस तरीके से हार्म पहुँचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का एक बिल लेकर आती है। इवन जो नया एडवोकेट्स आता है या नया इनरोल्ड एडवोकेट होता है जो यंग होता है उसको तो 4-5 साल वैसे ही इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एक्सपीरियंस के साथ में, तो कोई नया केस देना पसंद प्रेफर नहीं करता है प्रैक्टिकली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उनके पास तो ना कोई चेम्बर्स होते हैं, ना कोई सीट्स की व्यवस्था है, ना ही उनको उनके पास कोई अप्रेंटिस अगर कोई कराता है तो क्या कहते हैं जैसे किराया आना पड़ता है। इंस्टेड हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चीज़ें छोड़कर इन लोगों ने एडवोकेट्स अपना काम बखूबी इतनी ईमानदारी के साथ करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी केस है, किसी भी पार्टी का केस है या कोई भी पर्सन है, केस अगर चल रहा है तो एक इन कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जाहिर सी बात है 2 पार्टीज अगर लड़ रही हैं तो एक जीतने वाली है और एक हारने वाली है, चाहे वो मेरिट्स पे हारें चाहे वो सेटलमेंट ना करें, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाला, डिफेंड करने वाला है ना, और उसमें कंप्लेंट साइड तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो तो एक व्यक्तिगत हार हो गई ना उस एडवोकेट की, जिसका जबकि वो न्याय दिलवाने जा रहा है इस अपने क्लाइंट। और हमारा जो न्याय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो ये है कि हमको तो जो फैक्ट्स हैं, जो रियल फैक्ट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी नहीं आ पाए हैं, हम वो चीज़ें लाकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें और उनके बेसिस पर इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिस पर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बेसिस पर कोर्ट उनको ट्रायल करती है, उनको क्रॉस एग्जामिन करती है, एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन करती है, उनके बेसिस पर अपना मेरिट्स पर जो भी जजमेंट देती है किसी के फेवर में दे या किसी के अपोज करे। लेकिन मेरा कहने वाला कि अगर कोई भी पार्टी है, प्लेंटिव साइड है या डिफेंडेंट साइड है, तो इसमें तो कोई ना कोई एडवोकेट इन्वॉल्व होगा ही, तो किसी ना किसी को नुकसान है। जो नुकसान है वो तो एडवोकेट बरादरी का ही है ना। मेरा कहने का है कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ हमारे लिए दी नहीं गई है, जो बेसिक सुविधाओं के लिए हमने प्रोटेक्शन एक्ट मांग कर दी। कहेगा हमारे काम को, हमारे हाथों को बांधने के लिए
इन लोगों ने एक तरीके का बिल लेकर आए हैं जिसका हम पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। अभी हमारी जीत हुई है, 6 दिन हम स्ट्राइक पे रहने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट वापस लिया है और देखते हैं बेटरली इसकी जगह प्रोटेक्शन एक्ट इन फ्यूचर बहुत जल्दी आएगा और हम तो आप लोग क्या प्रोटेक्शन एक्ट के लिए दोबारा से डिमांड रेज करेंगे या चल रहा कहीं पहले? सर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस दी हुई है। अब हम चूंकि ये वाला मुद्दा उठा कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का, तो ये मुद्दा और ज़्यादा तेज़ी से उठ रहा है। अब हम दोबारा से एक रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं हमारी बार काउंसिल और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मिल करके कि इसको जो है ना इमीडिएटली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। अमेंडमेंट बिल में जो हमारे ऊपर कंडीशन लगाई गई थी उससे कहीं ना कहीं एक एडवोकेट अपने काम को करने में अकाउंटेबल हो रहा था। उसे पता था कि अगर उसका केस वो हारता है तो आगे उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि जिस तरीके से एडवोकेट्स के लिए ये बिल पास किया गया था उसी तरीके से जुडिशरी के लिए क्यों ना एक बिल पास किया जाए, अकाउंटेबिलिटी बिल। जुडिशरी के ऊपर भी तो ये बंदिशें होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी अपना डिसीजन अगर वो लेके आ रहे हैं तो उनको भी पूरा ध्यान रख के करना चाहिए। जब कोई भी केस हारता है बंदा तो ऊपर अपील में जाता है, ऊपर की कोर्ट सेट असाइड करती है, नीचे का डिसीजन कहती है कि नीचे की कोर्ट ने ये चीज़ देखी नहीं ढंग से और नीचे की जजेस ने उसको ठीक से पास नहीं किया। तो उनके लिए भी सेम अकाउंटेबिलिटी बिल होना चाहिए जिस तरीके से एडवोकेट को बांधने के लिए किया गया। इसी बात पे अगर एडवोकेट्स के लिए बिल आ रहा है तो इस बिल को ना ला करके हमारे लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जो भी हमारा ऑलरेडी पेंडिंग है। जो बात हमारे वकील साहब साहिब राजपूत जी ने रखी है, बहुत बढ़िया बात रखी। देखिए आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, ना उनके डिसीजन पर उंगली उठा रहे, लेकिन आप देखिए कि एक लोकपाल बिल आया, उस लोकपाल बिल के अंदर हाई कोर्ट के जजेस को इंक्लूड किया गया और सुप्रीम कोर्ट उसको स्यू मोटो लेती है केस को और उसके अंदर जो है ये कहती है कि लोकपाल बिल के अंदर हाई कोर्ट के जजेस को बिल्कुल नहीं आया। तो अकाउंटेबिलिटी की जो बात करी वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि जजेस के ऊपर जैसे ही बात आई तो उसको मैटर को स्यू मोटो लेके खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट में रद्द कर दिया। एडवोकेट कहाँ जाए? एडवोकेट सड़कों पे आएगा, एडवोकेट प्रोटेस्ट करेगा, एडवोकेट स्ट्राइक करेगा, गवर्नमेंट का घेराव करेगा, पार्लियामेंट का घेराव करेगा। हमारे पास एक यही राइट है और ये राइट हमारे से अगर छीन लेंगे तो एडवोकेट। सर अकाउंटेबिलिटी पे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ की होती है सर? कि कोई क्लाइंट आपके पास आया एंड यू आर अकाउंटेबल कि आप उसका केस लड़ेंगे, या अकाउंटेबिलिटी इस बात की होती है कि आप उसका केस जीतेंगे? क्या होता है सर थोड़ा साइड से। अकाउंटेबिलिटी जो बिल है या अकाउंटेबिलिटी का जो डेफिनेशन है, अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन है कि वकील अपनी मर्यादा में रह के हर प्रयास करके सच्चे साक्ष्य कोर्ट के सामने रखेगा और कोर्ट को ये बात बताएगा कि मेरा जो वकील है उसके पास ये साक्ष्य है जो ये साबित करते हैं कि वो अपनी बात ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी है, परंतु गारंटी वाला कोई कंसेप्ट किसी भी प्रोफेशनल डिग्निटी के पास नहीं होता कि मैं गारंटी से ये काम करूँगा, गारंटी से नहीं करेगा। जहाँ तक जजेस की अकाउंटेबिलिटी है वो उसके लिए समय समय पे सरकार प्रयासरत रही, परंतु इंदिरा गांधी के टाइम जो कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ वो आज तक जारी है और उसके बाद नेशनल जुडिशियल कमीशन की डिमांड समय समय पर होती रही है, परंतु आज तक नेशनल जुडिशियल कमीशन कर नहीं पाया। ये तो राजपूत जी ने इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जो आप बोलना ये जो मैं ये कहना चाहता था कि ये बिल जो आया था प्रपोज हमारे अकाउंटेबिलिटी के पहले भी हमारा काम है अपने केस को अच्छे से रखना। कोर्ट ने 2 चीज़ें हैं, डिसीजन जो होते हैं वो डिसीजन गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। यदि नीचे का डिसीजन गलत नहीं होता तो ऊपर वाला कोर्ट कैसे चेंज करता है या सेशन में कोर्ट कैसे चेंज करता है। तो ये जो चेंज है इनको सिर्फ मैं एक ही अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हमारी कि हमने अपने केस को और अच्छे से लड़ा। ये अकाउंटेबिलिटी कैमरा चल रहा है, 2 पीछे जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इस बात की होनी चाहिए कि किसी क्लाइंट को आप मना नहीं करेंगे और उसका केस लड़ेंगे, या अकाउंटेबिलिटी इस बात की हो कि आप उसको जिताएंगे? जिताने का कोई अब वो मेहता जी की बात अगर हम लें तो मेहता जी ने जो कहा साक्ष्य को प्रस्तुत करना कोर्ट में, तो फिर ऐसे केस में अगर आपको क्लाइंट को जिताना ही है तो जो क्लाइंट ने अपने साक्ष्य आपको दिए
जो क्लाइंट ने आपको साक्ष्य दिए हैं उसको भी हटा के आप तो क्रिएट करेंगे फिर साक्ष्य उसको जिताने के लिए। पहले ही कहा, जो सर का मतलब है वो ये है कि जो एविडेंस हमारे को क्लाइंट ने हमें दी वो क्लाइंट को हमने कोर्ट के सामने रखना है। हमने कोई फॉल्स एविडेंस नहीं क्रिएट करनी है कि फॉल्स एविडेंस है। हम उसे ये बताएंगे कि आप इस गवाह को अगर ले आएंगे तो आपका केस हम जीतेंगे। ये नहीं है कि आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना लें, फोर्स डॉक्यूमेंट बना लें, वो तो अपने लिए और चीज अपने क्लाइंट के लिए मुसीबत कर रहे हैं, वो खुद ही फोर्जरी में फंस जाएगा। हमारा अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब ये है कि हमारा जो धर्म है वो अपना केस लड़ते अच्छे से केस लड़ने का, अपनी बात को रखने का, उसे रखेंगे। इसके अलावा कोई वो नहीं है अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अगर आपके पास ये कंपल्शन हो गया मेहता जी कि आपको क्लाइंट जिताना ही है, अगर आप हरा देंगे तो 3 लाख रुपए आपको लग जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? आपको तो साक्ष्य क्रिएट करवाना पड़ेगा उसको जिताने के लिए। ऐसा कुछ मजबूरी नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा जो ये प्रपोज अमेंडमेंट था आम वकील को दबाने के लिए था, क्योंकि इस समय वकीलों की स्थिति वकील ही जानते हैं कितने संघर्ष के बाद वकील को वकील बनना पड़ता है। वकील जब प्रोफेशन में आता है तो उसे कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला सामना तो उसका करना पड़ता है कि कोर्ट परिसर में आने के बाद मैं बैठूं कहाँ, मुझे जगह कहाँ मिले, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती जो हमारी बार एसोसिएशन को करनी चाहिए। दूसरा था मान सम्मान। वकील के सामने तो वो लर्नेड है और जो सीनियर एडवोकेट के सामने वो लर्नर है। इस स्थिति से जूझना पड़ता है नए वकील को। तीसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट, डबल ग्रेजुएट होने के बाद भी जीरो से स्टार्ट करना। उसी वकील जो विक्टिम है या जो पीड़ित है जिसका केस लड़ रहा है उसी से पैसे लेने, उसी से पैसे लेके अपना रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करनी। तो वकीलों की जो इनिशियल स्थिति है वो अच्छी नहीं है। हमारी बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को ये बात निर्धारित करनी चाहिए कि जो नए वकील आए उनके भत्ते की व्यवस्था करें, उनके बैठने की व्यवस्था करें, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था करें। इस आचरण के साथ बार काउंसिल्स के लोगों को काम करना चाहिए और ये व्यवस्था होनी चाहिए। जी राजपूत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो सवाल था कि क्या एडवोकेट की भी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है अपने क्लाइंट्स के टूवर्ड, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एडवोकेट का काम क्या होता है। एडवोकेट का काम है अपने क्लाइंट का पक्ष रखना। जहाँ पर वो अपने क्लाइंट के लिए जब कोर्ट के समक्ष खड़े होते हैं तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उनका सिर्फ पार्ट इतना ही है कि अपने क्लाइंट को वो रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में कि क्या इनका क्या कहना है। क्योंकि क्लाइंट को कभी ये नहीं पता होता एज पर लॉ इस बात को कैसे कोर्ट के सामने रखा जाए, क्या कोर्ट का प्रोसीजर होता है। इसीलिए एडवोकेट्स को पढ़ाया जाता है कि एडवोकेट्स जानते हैं क्या प्रोसीजर है, कोर्ट के सामने किस तरीके से बात करनी है, कोर्ट को किस प्रोसीजर पे किस एविडेंस को पेश करना है, आगे क्या होना है। उन्हीं सब चीज़ों को एडवोकेट्स अपने क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी पेशी होती है तो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर ऑलरेडी उन सब चीज़ों को मेंशन किया गया कि क्या एडवोकेट कोई ऐसी गलती करता है कि वो अपने दूसरे अपोजिट पार्टी से मिलता है तो उसके लिए ऑलरेडी मेंशन है वो चीज़ें। तो नए बिल अमेंडमेंट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो ऑलरेडी मेंशन था उसके अंदर पुराने वाले में। और एडवोकेट की अकाउंटेबिलिटी की बात है तो वो भी ऑलरेडी एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है। ऑल्दो एडवोकेट कभी अकाउंटेबल नहीं होते हैं, अगर वो अकाउंटेबल हो जाएंगे तो वो अपना प्रोफेशन फ्रीली प्रोफेस नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। सवाल मेरा ये है कि अगर ये अमेंडमेंट बिल नया वाला आ जाता है और आपके ऊपर एक बाध्यता आ जाती है कि आपको क्लाइंट को जिताना ही है, नहीं तो 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो क्या वकील जबरदस्ती क्लाइंट को जिताने के लिए एविडेंस क्रिएट करेगा, करवाएगा कि नहीं? सर, इसका आप एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम साद शरीफ एडवोकेट, मैं 30,000 रखा हूँ। जहाँ से आपने अकाउंटेबिलिटी का इशू रेज किया, ये जो प्रावधान था जिसमें ये दिया गया था कि भाई हमें किसी को जिताना ही है, अगर ये प्रावधान रहा तो एक वकील के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि राइट टू फ्री, एक तरह से फ्री ट्रायल दिलाना उसको, और इवन जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्टेड भी होना है, कन्विक्ट होने के बाद भी उसके लिए ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट है। तो ऐसे में अगर हम उसको जितवाने की ही सोचते हैं तो फिर तो उसके लिए केस लड़ना ऐसा है कि जैसे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी ट्रायल की, जिन लोगों को कन्विक्टेड हैं। अब कन्विक्टेड होते हैं, उनको बाय चांस डेथ सेंटेंस मिला, तो वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू डेथ सेंटेंस
और फॉर इट बी कम्यूटेड टू लाइफ सेंटेंस, उसके लिए भी हम करते हैं। तो वो अकाउंटेबिलिटी अब हमारा अगर रहा तो फिर तो हम इसलिए उसके लिए ना करें कि भाई उसने ऐसा क्राइम किया कि उसको डेथ सेंटेंस मिला, क्या पता वो डिजर्व करता हो उसको लाइफ सेंटेंस मिलना है। तो अगर ऐसा लॉ रहा और वो प्रिवेल हुआ तो उससे ये रहेगा कि भाई जो भी एक्यूज है उनको ट्रायल ही नहीं दिया जाए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों जजमेंट्स हैं कि भाई कोई भी एक्यूज है, कोई भी क्रिमिनल है, उसको ट्रायल मिलना चाहिए। और अगर ऐसा लॉ प्रिवेल हुआ तो उसको ट्रायल ही नहीं मिल रहा। और ये एक तरह से ऐसा लॉ है कि भाई आप किसी आदमी के लिए जो गलत दिख रहा है उसको आप ट्रायल ही ना दो, उसको एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायलेशन करके वन साइडेड ट्रायल चलाया जाए और उसके लिए लड़े ही नहीं। तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। हमारा ड्यूटी ये है कि भाई वेदर ही डिजर्व मैक्सिमम पनिशमेंट। अगर ऐसा हमारे पास कोई क्लाइंट आया है जिसको मैक्सिमम मिली हुई है तो क्या पता उसको उससे कम डिजर्व करता था, तो हम उसके लिए वहाँ तक लड़ेंगे कि भाई ये इतनी डिजर्व नहीं करता था, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता था, तो इसकी सज़ा कम होनी चाहिए। तो ऐसा लॉ आना जिसमें हम तो फिर ये हो गया कि वी आर डिसाइडिंग समबडीज फॉर्च्यून बिफोर द ट्रायल। हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ये गलत है, इसके लिए तो लड़ ही सकते हैं। और फिर हमारे प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसमें भी ये है कि हमारे को कॉन्फिडेंशियल रखना है। कोई भी हमारा क्लाइंट आया है उसकी बातें अगर उसने हमें कोई बताई है तो प्रोफेशनल एथिक्स में जो दिया हुआ है उसमें ये है कि हम उसकी कोई गलत बात भी है उसको भी हमारे को अपने बात प्रिजर्व रखना है, ना कि हम उसको डिस्क्लोज करें। तो अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेट ऐसी नहीं हो सकती हमारे ऊपर कि हम उसको। आपके नए अमेंडमेंट बिल को लेकर तो मेरा सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आया कि अगर ये अमेंडमेंट बिल आ जाता है तो क्या वकील जोड़ घटाव करके साक्ष्य इकट्ठा करके अपने क्लाइंट को जिताने की कोशिश नहीं करें कि हमारा कहीं 3 लाख रुपया न चल जाए? पहले तो ये अमेंडमेंट बिल नहीं, ये एडवोकेट्स डिस्ट्रक्शन बिल है। एडवोकेट्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए करूँगा। आप उसके पैरामीटर्स देखेंगे, एक तो फॉरेन लॉयर्स की एंट्री, हम तो नहीं जाके वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते, तो वो कैसे आएगी। दूसरी चीज़, हमारे को एक ब्लैकमेलिंग का पात्र बना दिया। वो ऐसे कि कोर्ट में 2 पक्ष लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। जो हारेगा वो हमारे पर रहेगा, वो हमारी कंप्लेंट करके डालने का आ जाएगा। मान लो हमारा क्लाइंट से थोड़ी सी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारे को तो कंप्लेंट डलवा के हम अपना एक केस फ्री लड़ेंगे, एक अपना लड़ेंगे, एक उनका लड़ेंगे। तो ये टोटली अगेंस्ट है और इसको डिस्ट्रक्शन बिल कहना कोई गलत नहीं। वकील जब कोई किसी अपने क्लाइंट से फीस लेता है तो 10, 20, 25, 30, 50 हज़ार लेता है। मेरे ख्याल 3 लाख तो नहीं लेता होगा, 3.5 लाख जो आपको लगाया गया है। नहीं, डिपेंड करता है, हमारे पे कोई नहीं लगाया गया। अगर आप किसी ये बताया ना कि अगर आप कोई केस हार जाते हैं और आपके ऊपर वो मुकदमा कर दे तो 3, 3.5 लाख का कोई कंपेंसेशन देना पड़ेगा। वो डैमेजेस है, ऐसे तो हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। हम तो इसी चीज़ में डर के रह जाएंगे। देखो, 2 वकील होंगे दोनों पक्षकार की तरफ से, एक हारेगा एक जीतेगा। फैसला हमने नहीं करना, फैसला कोर्ट ने करना है। उसमें अगर हमारा एग्ज़ाम ले रहे हो तो यहाँ पर आप जो भी केस देखोगे, एक हारता है एक जीतता है। 2 आदमी तब जीतते हैं जब उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसके अलावा नहीं होता। तो आप तो एक पेंडोरा बॉक्स खोल दोगे। मान लो कोई क्लाइंट से हमारी फीस तय हुई है, उससे हम मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा या वो किसी और को करना चाह रहा है, तो हम तो उस स्ट्रीम लाइन में आ गए जहाँ वो हमारे को ब्लैकमेलिंग करेगा। आप बताए ना कि फिजिबल भी है। कभी ऐसा भी होता है, अगर एक डॉक्टर पसंद नहीं आया, मैं दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, तो क्या उस डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट्स डालना शुरू कर दूँ? आप वही चीज़ हमारे साथ कर रहे हो। अगर ये अमेंडमेंट बिल किसी तरह से पास हो जाता है तो आपको लगता है कि कसाब के लोग भी आके यहाँ आपके ऊपर कंपेंसेशन फाइल कर देंगे? ऑलरेडी ये विड्रॉ हो चुका है, रीकॉल हो चुका है। इस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी इस पे रिव्यू के लिए इसको वापस दे लिया और सजेशंस मांगे स्टेक होल्डर्स के। स्टेक होल्डर्स जो भी बात करेंगे मर्यादा में रहकर करेंगे। व्यवस्था जो बनी हुई है वो व्यवस्था बहुत अच्छी है, उस सब कुछ उसमें परिपूर्ण है। इसलिए ये बिल बिल्कुल एडवोकेट डिडक्शन एक्ट बिल ही है, और हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। और ये आज की जो हमारी
डिमांड है, आज की मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। इस पर हम अब काम करेंगे और सरकार को मना कर ही रहेंगे कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। ऑलरेडी डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, परंतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना करके सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। तो ये थी चर्चा वकीलों के साथ। पिछले काफ़ी समय से जो हड़ताल चल रहा था, जो स्ट्राइक चल रहा था, वो वापस ले लिया गया है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम इस प्रपोज़ल को वापस लेते हैं और दोबारा से इन लोगों के साथ, वकीलों के साथ चर्चा करने के बाद ही इसको दोबारा से बिल को लाया जाएगा। इसी के साथ आज की ये चर्चा इस शाम 30 हजारी कोर्ट से समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस डिबेट को आप अच्छी तरह एक मीनिंगफुल डिबेट समझकर पूरी तरह से देखेंगे। नमस्कार।